कल हमारी क्लास हुई थी, उसमें हमने पादप की जो संरचना था वो लास्ट टॉपिक देखा था, और पादप की संरचना में मूल तंत्र और प्रोतंत्र देखा था, और मूल तंत्र जो वो पूरा सिस्टम था वो आपने देख लिया था। उसके बाद मैंने सर्वप्रथम आपको बताया कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, तो वो स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम मान के चलिए ये चैप्टर अब यहां से शुरू होगा। तो सर्वप्रथम इस चैप्टर में जो पहली जो चीज आती है वो आती है थैलोफाइटा। क्या आती है? थैलोफाइटा। मैं हेडिंग लगा देता हूं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। लाला थैलोफाइटा को अपन शैवाल भी बोल रहे थे, हाँ है ना? तो शैवाल, अब शैवाल को पीछे देखेंगे, हालांकि थैलोफाइटा को शैवाल ही बोलते हैं, ठीक है। लाला थैलोफाइटा, अब ये थैलोफाइटा का मतलब है क्या भाई? थैलोफाइटा तो मैंने लिख दिया, पर बट इसका मतलब क्या है? देखिए थैलोफाइटा में एक शब्द अलग करो आप, थैलस। क्या करो? थैलस। एक अलग हुआ एक शब्द थैलस, और थैलस के बारे में आप बहुत जगह पढ़ोगे थैलस क्या है। तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ऐसा पादप शरीर, क्या शैवाल पादप है? शैवाल पादप है, हाँ या ना? है कि नहीं? क्या कवक एक पादप है? जी हाँ, कवक एक पादप है। तो ये सभी पादप है। तो थैलोफाइटा को अपन क्या कह रहे हैं? शैवाल कह रहे हैं दूसरी बात में, है ना? शैवाल। तो थैलोफाइटा में एक शब्द अलग हुआ थैलस, और थैलस क्या है? ऐसा पादप शरीर, बच्चा ध्यान देना, ऐसा पादप शरीर, ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते, ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़ तना व पत्ती नहीं पाए जाते, इस ऐसे पादप शरीर को थैलस कहते हैं। ऐसे पादप शरीर को थैलसनुमा पादप शरीर कहते हैं। अगली जो बात आती है लला, देखिए आप शैवाल पढ़ लीजिएगा या कवक पढ़ लीजिएगा, इनके जनरल कैरेक्टर्स में हम पढ़ते हैं कि इनका शरीर थैलसनुमा होता है। तो थैलस का अर्थ क्लियर हो गया, जिसमें जड़ तना व पत्ती नहीं पाए जा रहे। और क्लियर तो भाई हमारी जो पहली क्लास हुई थी, कि इस चैप्टर की जो पहली क्लास हुई थी कल, कि क्रिप्टोगेम्स और कैनरोगेम्स, तो वहां से भी क्लियर हो गया था। बट अब ये थैलस का अर्थ भी आपने समझ लिया। लला थैलस ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़ तना व पत्ती नहीं पाए जाते, थैलस कहलाता है। मुख्यतः थैलस, अब जब भाई ऐसा पादप शरीर, थैलसनुमा पादप शरीर यदि किसी में पाया जा रहा है, किसी पादप में पाया जा रहा है, तो इस प्रकार का शरीर, इस प्रकार का शरीर सरल प्रकार के पादपों में पाया जाता है। सरल प्रकार के पादपों में पाया जाता है, में पाया जाता है। अब सरल प्रकार का पादप कौन? कवक हो गया, शैवाल हो गया। और सबसे जो सरल पादप है, आप नोट डालकर लिख लीजिएगा, नोट डाल के, कि सबसे सरल जो पादप है वो ब्रायोफाइटा है। कल भी मैंने बता दिया था, है ना? इस प्रकार का शरीर सरल प्रकार के पादपों में पाया जाता है। और इस प्रकार का शरीर, और किस प्रकार का शरीर लला? थैलसनुमा पादप शरीर। इस प्रकार का पादप शरीर, इस प्रकार का पादप शरीर, किस प्रकार का? थैलसनुमा प्रकार का पादप शरीर सुविकसित। सुविकसित का अर्थ क्या है लला? सुविकसित का अर्थ है अच्छी प्रकार से विकसित। अच्छी प्रकार से, मैंने कोष्टक में लिख दिया है, अच्छी प्रकार से विकसित। सुविकसित यानी अच्छी प्रकार। इस प्रकार का जो पादप शरीर होता है वो सुविकसित एवं संगठित प्रकार का होता है। संगठित प्रकार का होता है, इस प्रकार का पादप शरीर। और किस प्रकार का पादप शरीर? अभी मैं थैलोफाइटा को कुछ नहीं कर रहा, थैलोफाइटा मैंने छेड़ा भी नहीं, मैं छेड़ा थैलस। और इस थैलसनुमा पादप शरीर यदि किसी पादप में पाया जा रहा है, तो वो पादप पहली बात तो सरल प्रकार का होगा, दूसरी बात वो पादप सरल सुविकसित होगा और संगठित प्रकार का होगा। इतनी सी बात आप डन कर लीजिएगा। इतनी सी बात जब आप डन करते हो, तो अब पढ़ते हैं थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा का जो दूसरा नाम मैंने बोला था वो बोला था शैवाल। बोला था कि नहीं बोला था? शैवाल। लला शैवाल क्या है ना? तो शैवाल पहली एक चीज आती है कि शैवाल एक पादप है। एक कॉमन सी अगर एक चीज पढ़ते हैं, सामान्य जो चीज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि शैवाल क्या है। तो शैवाल केवल और केवल एक पादप है। क्या है लला? पादप। अब मैं यहाँ शैवाल ही लिख देता हूँ। मैं तो थैलस बताया था, हालांकि आपकी किताब में थैलस दे भी नहीं रखा है, आपकी किताब में केवल और केवल शैवाल दे रखा है।
शैवाल का दूसरा नाम ही क्या है? थैलस है, क्योंकि वो इसी से उत्पत्ति हुई थी। शैवाल क्या है? पहली बात आती है कि शैवाल क्या है। तो आप कॉमन सेंस लगाकर सोचिए, क्या शैवाल एक पादप है? बिल्कुल है। तो शैवाल क्या है? शैवाल एक पादप है। क्या है? पहली बात तो चल इसे छोड़ो, पादप तो है ही। शैवाल शब्द, इस शब्द के बारे में हम चर्चा करें। शैवाल शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है। शैवाल शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्री खरपतवार होता है। भाई बहुत सी थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं कि शैवाल जो होता है इसे समुद्री खरपतवार कहा जाता है, ऐसे हम पढ़ते हैं। लेकिन कहा क्यों जाता है? क्योंकि शैवाल शब्द का अर्थ ही समुद्री खरपतवार है। भाई शैवाल शब्द एक लैटिन शब्द है, हिंदी नहीं है, एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है समुद्री खरपतवार। लेकिन बहुत सारी थ्योरी में हम पढ़ते और बहुत सारे टीचर्स भी लिखा देते कि शैवाल जो होता है वो समुद्री खरपतवार कहलाता है। अब क्यों कहलाता है? भाई शैवाल शब्द का अर्थ ही समुद्री खरपतवार है, इसलिए कहलाता है। इसका कोई नाम अलग से रख नहीं दिया कि समुद्री खरपतवार है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है लाला, शैवाल जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्री खरपतवार होता है। लाला शैवाल जो शब्द है ये दिया किसने? दूसरी बात आती है भाई ये शब्द है, ये दिया किसने? यह शब्द और यह शब्द को मतलब शैवाल शब्द लीनियस नामक वैज्ञानिक भाई साहब है। कॉर्लिनियस या लीनियस नामक वैज्ञानिक ने, लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। शैवाल का अध्ययन, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है शैवाल का, आप लिख लीजिएगा, अच्छा रहेंगे। और जो इसके जर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, जर्नल कैरेक्टर्स का मतलब होता है इसके जो सामान्य लक्षण होते हैं वो बाद में लिखेंगे इसके इस परिचय के बाद में। शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन पॉइंट लिखते जाना लगा। शैवाल का अध्ययन, शैवाल विज्ञान किसमें किया जाता है? शैवाल विज्ञान। और शैवाल विज्ञान कौन सी विज्ञान है लगा? जाते हम एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी या फिर क्या कहते हैं फाइकोलॉजी या फाइकोलॉजी में किया जाता है। तो शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? शैवाल विज्ञान, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी में किया जाता है। ये छोटी सी जर्नल कैरेक्टर्स है, आप इनको ध्यान रखिए। लाला दूसरी बात आती है कि शैवालों का जो भारतीय जनक है वो कौन है? शैवालों का भारतीय जनक, शैवालों का भारतीय जनक जो है वो है एमओपी आइगर। एमओपी आइगर। लला क्या होता है आजकल जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना साइंस के, बायोलॉजी के, तो वो क्या करते हैं जैसे कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, जैसे लिखा के पढ़ा रहा हूं और आपकी जल्दी समझ में आता है, मुझे पता है, ऐसे एक साइकोलॉजी है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इनको लिखाते नहीं, केवल ऐसे वैसे ही समझा दे मुंहते और केवल बोल रहे हैं धड़ाधड़। तो एक बच्चा की मैंने कॉपी देखी थी, है ना, तो उसमें क्या हो रहा था कि शैवालों का जो भारतीय जनक है ना वो ओपीआई है। अब मैंने कि भाई साहब ये तो अर्थ को अनर्थ है, वो ओपीआई का है, ये तो एमओपीआई है। तो बहुत सारे टीचर्स, हालांकि पढ़ाने का सबका तरीका अलग होता है, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने गलत पढ़ाया होगा या उस बच्चे की गलती थी। हालांकि बच्चे की गलती क्या है, जल्दी अगर बोलोगे तो ओपीआई नहीं सुनेगा। अब मेरा एमओपीआई तो नहीं आता है, 60 बच्चों की क्लास है ऑफलाइन बैच में, तो भाई तो इसलिए ऐसे अपन लिखा के पढ़ाए तो ज्यादा सुटेबल। हालांकि टाइम लगता है और इतना टाइम आजकल स्कूलों में होता नहीं है, और यार इतनी मेहनत करना भी नहीं चाहता सही वे में तो कोई, है ना।
अब विदेशी शैवालों का जो भारतीय जनक है ना वो है एमओपी आइगर, और शैवालों का विदेशी जो जनक है ना वो है EF फ्रिस। लगा ऐसे ही ये नाम गलत लिख रहा था, मैंने एक बच्चे की कॉपी देखी थी उसमें E हेरो, मैंने यार ये घपला क्या है भाई, तो गलत, हालांकि जल्दबाजी में भाई अर्थ का अनर्थ हो जाए तो उस पढ़ने का कोई मतलब, यार मैं पढ़ा रहा हूं आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मेरा पढ़ाना बेकार है भाई, घर पे बैठो फिर मत पढ़ाओ भाई। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपकी समझ में भुटकी भुस्सी बना रहा हूं तो मैं पढ़ा वो गलत है, वैसे बैठ जा, मार फैटन लगाए तो कोई महान ना बन जाए तुम, समझ रहे हैं, या मार कर लिए तो कोई महान ना बनो आज तक। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो चाहे मैं गलत पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं और की कोई की समझ में ना आ रहा हो, अगर स्टूडेंट की समझ में आ रहा हो तो नो समझ हम मैंने महानता प्राप्त कर ली, और जब स्टूडेंट की समझ में ना आ रहा हो, चाहे पूरी इंडस्ट्रीज में वो टॉप को मास्टर है और स्टूडेंट को भुटकी भुस्सी समझ में ना आ तो मास्टर कोई महानता प्राप्त ना रहा, ठीक है। तो विदेशी जो जनक है वो EF फ्रिस है। लला बात ये आती है कि शैवालों का जो जर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी क्या होते हैं सामान्य लक्षण, वो क्या है। अब शैवालों में हमने क्या क्या चीज पढ़ी, केवल परिचय में थोड़ा सी चीज पढ़ी कि शैवाल शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है, शब्द के बारे में पढ़ा, लिनियस ने दिया, और इसका अध्ययन शैवाल विज्ञान में किया जाता है फाइकोलॉजी में, और शैवाल का भारतीय जनक एमओपी आएगा, इसको लिख लेना है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ चलते हैं उसमें पूछा जा सकता है। लला जर्नल कैरेक्टर्स हम लिखते हैं, आई होप आपने लिख लिया होगा साथ के साथ। जर्नल कैरेक्टर्स इसमें लिखते हैं यानी कि लक्षण, सामान्य लक्षण, ठीक है। सामान्य लक्षण में अपन क्या लिखते हैं, जैसे कि सामान्य लक्षण में मैंने पहले एक शब्द बता दिया थैलस के बारे में, लक्षण डाल लेना आप, ऐसे ऐसे लक्षण डाल लेना यहां पर ना यार, शैवाल लक्षण कोने में लक्षण डाल। शैवालों का जो पादप शरीर होता है ना लला, लक्षण में क्या मैंने बता दिया, पादप शरीर, पादप काय थैलसनुमा होता है, थैलस शब्द के बारे में मैंने अभी बता दिया था। शैवालों का जो पादप काय होता है वो थैलसनुमा होता है। शैवालों का पादप काय या अपन सुकाय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं लाला, सुकाय, थैलसनुमा होता है। पादप शैवालों का पादप काय जो होता है वो सुकाय, पादप काय सुकाय थैलसनुमा होता है, और थैलसनुमा का अर्थ आपको समझ में आ गया है ना। दूसरी बात आती है कि शैवाल जो होते हैं ना, शैवालों की जो कोशिका वित्ति होती है, लला दूसरी पॉइंट में यहां ऐसे लिख देता हूं ना, शैवालों की कोशिका वित्ति, कोशिका बिल्कुल जर्नल कैरेक्टर्स चल रहे हैं, बिल्कुल सामान्य से लक्षण चल रहे हैं, चल रहे हैं। शैवालों की कोशिका वित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और एक ये शैवालों की नहीं है, पादपों की कोशिका वित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी रहे, आप लिख लेना बनी, और इस पॉइंट को दिमाग में उतार लेना, पादप जहां आएगा तो उसकी कोशिका वित्ति सेलुलोज की बनी होती है, पादपों की सेलुलोज की ही बनी होती है, कोशिका वित्ति जंतुओं में तो पाई नहीं जाती है ना। शैवालों की कोशिका वित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इतनी सी बात आ गई समझ में। और कितनी सी बात आ गई कि शैवाल जो होते हैं उनकी कोशिका वित्ति जो होती है, शैवाल एक पादप है और पादप में कोशिका वित्ति है, रेगेना है, और इनकी जो कोशिका वित्ति है वो किस सेलुलोज की बनी होती है। इनमें अब भाई जैसे कि हम में संचित भोज्य पदार्थ रहे भाई, हर समय हमारे पास भोजन थोड़ा रखो रे, मान के चलो मैं कहूं दूर गए हो जहां पे मुझको भोजन की उपलब्धता ना है, भोजन उपलब्ध ना है जहां, यानी एक दिन के लिए मैं भोजन ना है, जैसे कि भोजन, अब एक दिन हमको भोजन नहीं मिला, एक दिन यदि हमको भोजन नहीं मिला तो हम फिर भी बिना भोजन खाए रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह जो भोजन हमने एक दिन खाया था, एक दिन पहले खाया था, वो भोजन ग्लाइकोजन के रूप में भाई उपयोग में आया हुआ भोजन तो आ गया, लेकिन जो बचा हुआ जो भोजन था वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रह गया हम प्राणियों में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन क्या रहता है, संचित रहता है, जिसका उपयोग हम जरूरत पड़ने पर ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक ऐसे स्थान पर चला गया जहां भोजन की
भोजन मेरे को उपलब्ध नहीं हो पाया। अब उपलब्ध नहीं हो पाया तो मैं बिना भोजन के भी इधर रह लिया, क्यों? क्योंकि वो ग्लाइकोजन के रूप में मेरे को भोजन था, वो मेरे को ऊर्जा दे रहा था। क्या दे रहा था? ऊर्जा। अरे भोजन क्यों करते हैं यार? ऊर्जा लेने के लिए ही तो भोजन किया जाता है ना? इतनी सी बात। तो शैवालों में भी भोजन जो होता है ना, इसको मैं मिटा देता हूं। शैवालों में मैंने क्या कहा? शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ, शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ, शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ जो होते हैं, शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ किसके रूप में होते हैं? शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होते हैं। स्टार्च के रूप में शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो स्टार्च के रूप में होते हैं। और शैवालों में चौथा जो पॉइंट है कि शैवालों में क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सामान्य जो लक्षण है वो चल रहे हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जिसके कारण शैवाल प्रकाश संश्लेषण की, सॉरी ये गलत लिख दिया, जिसके कारण शैवाल जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। लेसर की क्रिया करते हैं। किसके कारण किया मैंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? जिसके कारण, यानी इनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो हरा पदार्थ होता है, जिसे अपन कह सकते हैं, और हरे पेड़ पौधे हम सुनते हैं कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके कारण ही शैवाल भी क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है। शैवाल जो होते हैं, शैवाल कॉलोनी में या तंतु में हो सकते हैं। तंतुनुमा संरचना में हो सकते हैं। संरचना में हो सकते हैं। शैवाल जो होते हैं वो कॉलोनी में या तंतुमय संरचना में हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। कौन? शैवाल। आपने कबो देखो जैसे गल्ले कवक हो, कवक भी कॉलोनी में तंतुनुमा संरचना में भी पाई जाती है। कौन? कवक भी पाई जाती है। और लला शैवालों में काइजन, लला जो लास्ट जो पॉइंट हमारा आवे वो आवे कि शैवालों में कायिक जनन, शैवालों में कायिक जनन, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है भाई? शैवालों में कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, तीनों प्रकार का जो जनन है वो शैवालों में पाया जा रहा है। अगली जो बात ये आती है कि भाई शैवाल है और शैवालों में तीनों प्रकार का जनन पाया जा रहा है, कायिक को पाया जा रहा है, लैंगिक को पाया जा रहा है और अलैंगिक को पाया जा रहा है। तो ये जनन क्या होते हैं? अब आप हेडिंग डालोगे कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इन तीनों के बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। मजा आने वाला है तगड़ा। अध्ययन कैसे करेंगे मैं इसको मिटा रहा हूं भाई साहब। कायिक जो जनन विधि है हमारी, जो कायिक जनन जो विधि है, इसमें होता क्या है? इस विधि में क्या होता है? इस विधि में ऐसे लिखना, इस जनन की इस विधि में या इस विधि में शैवाल शरीर टूटकर, इस विधि में शैवाल शरीर टूटकर नए शैवाल का निर्माण करता है। इस विधि में क्या हो रहा है? इस विधि में हो रहा है कि शैवाल जो होता है वो शैवाल का जो शरीर होता है वो टूट जाता है और टूटकर नए शैवाल का क्या करता है? निर्माण। ये नए शैवाल शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है। कायिक जनन जो होता है शैवालों में ऐसे लिखना, कायिक जनन
शैवालों में कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा, विखंडन विधि, पत्र कलिकाओं के द्वारा, या फिर कंद के द्वारा होता है। तो शैवालों में कायिक जनन जो होता है वो विखंडन विधि द्वारा, पत्र कलिकाओं द्वारा या फिर कंद के द्वारा होता है। ये कायिक जनन है कि इस विधि में क्या होता है, शैवाल का जो शरीर होता है वो टूटता है और नए शैवाल शरीर का क्या करता है, निर्माण करता है। इतनी सी या विखंडित होकर या टूटकर, एक ही बात है ना। अगली जो बात आती है वो आती है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन भी तो है ना, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? देखिए जनन की ये प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस में क्या होते हैं, जनन की इस प्रोसेस को द्विजनकीय प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें दो जनक भाग लेते हैं। दो जनक क्या करते हैं, जनन करते हैं और जनन कर बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, जिससे नए शैवालों का निर्माण होता है। इस विधि में क्या होता है, जनन की इस विधि में, इसे या ऐसे लिखना, यह द्विजनकीय विधि होती है, यह द्विजनकीय विधि होती है। इस विधि में ऐसे लिखना, अर्थात इस विधि में दो जनक भाग लेते हैं, दो जनक भाग लेते हैं और युग्मकों का निर्माण करते हैं और जनन करते हैं, जनन करते हैं तथा युग्मकों का निर्माण करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते और युग्मकों का निर्माण करते हैं, ऐसे लिखना पहले तो। और युग्मकों से युग्मनस का निर्माण होता है और युग्मकों से युग्मनस का निर्माण होता है, जिसे अपन जाइगोट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, जाइगोट का निर्माण होता है। और युग्मनस से नए शैवाल का निर्माण होता है, नए शैवाल का निर्माण होता है। और युग्मनस से किसका निर्माण होता है, युग्मनस से नए शैवाल का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। किससे, युग्मनस से। युग्मनस से अगर नए शैवाल जब बन जाए ना, तो अब बातें आती है, नए शैवाल बन गए, बात आती है जो लैंगिक जनन जो शैवालों में होता है, ये कैसे होता है भाई, ये किस प्रकार का होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं भाई साहब, यहां पे लिख देता हूं, अलग है ना। शैवालों में लैंगिक जो जनन है ना, लैंगिक जो जनन है वो समयुग्म प्रकार का हो सकता है, वो विषम युग्म की प्रकार का होता है, हो सकता है, और वो असम युग्म की प्रकार का हो सकता है। के प्रकार का, असम युग्म की प्रकार। अब इनका मतलब क्या है, सम युग्म की का हो, विषम युग्म की का हो, असम युग्म की का हो। जब दो युग्मक जो समान है ना, जब दो युग्मक समान है, याओ में है और है, दोनों में कोई वो ना है, मतलब डिफरेंस ना है, दोनों समान है, तो याते कहते हैं जब ये आपस में मिलेंगे, युग्मक जनन करेंगे, और तो बातचीत से अपन कहते हैं समयुग्म की, यानी कि समान युग्मक एक जनन में भाग ले रहे हैं। और अगर जब असमान ले रहे हैं तो असम युग्म की ले रहे हैं, जब महान असमान ले रहे हैं तो बात विषम युग्म की कह रहे हैं। इतनी सी बात आपकी डन हो गई। और इतनी सी बात जब डन हो जाए तो अब आता है अलैंगिक जनन। अब इस सवाल में अलैंगिक जनन भी तो हो रहा है ना। लैंगिक जनन ये द्विजन की विधि है। इस विधि में क्या होता है, युग्मनस मिलते हैं और मिलकर दो जनक मिलते हैं और युग्मकों का निर्माण करते हैं, और युग्मकों से क्या होता है, युग्मनस बनता है, और युग्मनस से नया क्या बनता है, शैवालों का निर्माण होता है। इतनी सी बात आपकी इस चैप्टर में डन हुई, सॉरी इस लैंगिक जनन में डन हुई। अगली जो बात आती है वो आती है अलैंगिक जनन की। अगली जो बात आती है वो अलैंगिक जनन की आती है कि अलैंगिक जनन जो शैवालों में हो रहा है
वो किस प्रकार होता है। फिर सहवालों के वर्ग के बारे में यानी प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, सहवालों के प्रकार क्या, कितने प्रकार है, क्या सिस्टम है, और विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रकारण में फिर पढ़ेंगे और सिस्टम है कर देंगे, नो समझो आप पूरी पूरी कुल मिला के। अगली जो बात आती है वो आती है अलैंगिक जनन कि अलैंगिक जनन क्या है। देखिए ये विधि में अलैंगिक जनन जहां पर आता है वहां पर एक जीव भाग लेगा जनन में, और लैंगिक जनन यदि कहूं आएगा तो वहां दो जीव भाग लेंगे। इतनी सी बात आपकी डन हो गई है ना। अलैंगिक जनन इस विधि में क्या होता है, इस जनन के दौरान इस जनन के दौरान क्या होता है, इस जनन के दौरान एक जीव भाग लेता है, एक जीव जनन में भाग लेता है। लला आपने अलैंगिक लैंगिक जनन में देखा कि उसे द्विजनकीय विधि कह रहे और दो जनक में का ले रहे, भाग ले रहे, दो जनक डब्बा में भाग ले रहे, ये जनक सॉरी दो जनक में भाग ले रहे, इसमें ले रहा है एक जीव। लला इसमें एक जीव जो होता है, ये जो जीव इसमें है ना, ये जीव समसूत्री विभाजन करता है, ये जीव समसूत्री विभाजन करता है और बीजाणुओं का निर्माण करता है और बीजाणुओं से नए शैवालों का निर्माण होता है। बीजाणुओं से नए शैवाल बनते हैं। बीजाणुओं से किस शैवाल का निर्माण होता है, नए शैवालों का निर्माण हो रहा है कहीं ना कहीं। इतनी सी बात जब डन होती है तो बात आती है कि शैवाल के कितने प्रकार होते हैं। भाई सॉरी ये पहले इसको भी पूरा कर लो। इसमें जो बात आती है कि शैवालों में जो अलैंगिक जनन जो हो रहा है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। इतनी सी बात हम लिख ले, है ना, कि शैवालों में अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। शैवालों में अलैंगिक जनन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा कहीं ना कहीं हो रहा है। बात आती है अब शैवाल, इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं यार। इस जनन के दौरान एक जीव भाग ले रहा है, बिल्कुल अलैंगिक जनन का मतलब यही है, और वो समसूत्री विभाजन कर रहा है और बीजाणुओं का निर्माण कर रहा है और बीजाणु से नए शैवाल बन रहे हैं। यहां कोई का कहानी है बताओ। और नोट में आप लिख लो कि शैवालों में जो लैंगिक जनन है वो अलैंगिक जनन कहीं ना कहीं हो रहा है, वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। बात आती है शैवालों के प्रकारों के कि टाइप्स ऑफ एल्गी, है ना, शैवालों के प्रकार कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, है? और देखिए इसको मैं मिटा के इसको बता ही देता हूं भाई साहब, और फिर इनके प्रकारों के बारे में आसानी से पढ़ लीजिए। मुख्यतः अगर अपन देखे जाए ना, आपकी एनसीईआरटी के अनुसार आपकी एनसीईआरटी में 3 प्रकार के शैवाल दे रखे हैं कि शैवाल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपकी एनसीईआरटी ऐसा कहती है, लेकिन डॉक्टर ए.एफ. फ्रिश ने जो शैवालों का वर्गीकरण किया ना, शैवालों के ऐसे लिखना प्रकार। हालांकि आपके एनसीईआरटी में केवल और केवल 3 प्रकार के दे रखे हैं, बट मैं और बता दूं थोड़ा डिटेल में। एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे और वो वैज्ञानिक भाई साहब का नाम है डॉक्टर ए.एफ. फ्रिश। इस वैज्ञानिक ने क्या किया, शैवालों का वर्गीकरण। इस वैज्ञानिक ने क्या किया, सन 1935 में सन 1900 डॉक्टर ए.एफ. फ्रिश नामक, ऐसे लिखना नामक,
वैज्ञानिक ने 1935 में, हालांकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रहा, आपकी एनसीईआरटी तो हट के बता रहा हूं। आपकी एनसीईआरटी में तो अगर मैं लाइन यहां पे लिख दो ना आपकी एनसीईआरटी के अंदर, तो वहां लिखो कि शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, समझ रहे हैं। तो डॉक्टर E.F. फिश नामक वैज्ञानिक ने शैवालों को 11 वर्गों में विभाजित किया। इट मींस 11 प्रकार के, 11 प्रकारों में लला। फिर इन्होंने और खोज करी, एक जो वर्ग में रखो, एक जो प्रकार में रखो, वो जीवाश्मीय वर्गन को रखो, जीवाश्मीय शैवाल, जीवाश्मीय शैवालन को रखो। तो कुल मिला के इन दोनों में 12 वर्ग हैगे कि नहीं हैगे। तो कुल मिला के शैवाल अगर ऊंचे लेवल के हिसाब से बात की जाए तो शैवाल जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 12। लास्ट जो ये जीवाश्मीय बाद में बनाया गया था, हालांकि इसने 11 की खोज की, या 11 इन्होंने बताए थे, और एक बाद में पता चलो जीवाश्मीय वर्ग रखोगे तो बाद में क्या है 12। कितने कहेंगे? 12। तो शैवाल जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, और ये जो 12 प्रकार इस वैज्ञानिक भाई साहब ने बताए ना, ये गुणों के आधार पर कि शैवालों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या विशेष गुण पाए जाते हैं, उसके हिसाब से बनाए थे, अपनी मर्जी से नहीं बना दिए। उनमें शर्त रखी गई थी कि इन ये लक्षण पाए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से उन्हें बनाए। जैसे कोष का व्यक्ति की संरचना, शोकाय की संरचना, तो बहुत सारी भोजन के संचित पदार्थ की मात्रा, उस बहुत सारे शर्त रखे गए और उस हिसाब से इनका वर्गीकरण किया। 12 वर्ग इन्होंने बना दिए गए थे। अब उन 12 वर्गों को मैं आपको लिख के बता दूं, चलो लिख ही देता हूं, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। हालांकि आपके पढ़ने केवल 3 है, 12 में थे, है ना। दूसरा होता है डायनोफाइसी, डायनोफाइसी। तीसरा होता है फियोफाइसी, फियोफाइसी। चौथा होता है क्राइसोफाइसी। नहीं, चौथा कौन सा होता है? नेमेटोफाइसी, है ना। और 5वां जो होता है वो होता है साइनोफाइसी, फाइसी। और 6वां जो होता है वो होता है क्रिप्टोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी। 7वां जो होता है वो होता है मिक्सो, सॉरी मिक्सो तो यार सी हो गया ना, निमेटो, मिक्सो हो गया क्या यार, थोड़ा सिस्टम हैक हो रहा है लगा। मिक्सो इसी में है क्या? रोडोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी, हाँ ये अलग अलग है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी हो गया। 8वां जो हो गया वो हो गया रोडोफाइसी, है क्या इसमें? रोडोफाइसी। और 9वां जो हो गया वो हो गया डाइनो, डाइनो लिखा दिया ना? नहीं तो आप लिखा दिया यार। 8वां, 9वां, 10वां, 9 10 9 10 11 12 12 यानी कि, तो हमारा मतलब है 4। चारों के नाम, 4 नाम यार, मैंने काफी टाइम की स्टडी की है। हालांकि 12 है, मुझे इतना कंफर्म है कि 12 हैं। नाम थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है ना। रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और जेंटोफाइसी। आगे 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 भाई साहब, जेंटोफाइसी, है ना। और 10वां आ जाओ भाई, आ जाओ यार, आ जाओ। जेंटोफाइसी। आप इनको देख ले, इनसे आपको मतलब क्या है यार? आपकी एनसीईआरटी में तो 3 तरह के, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था मैं। आपको कौन कौन से 3 पढ़ते हैं? एक तो आपको ये पढ़ना, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है ना। एक आपको ये पढ़ना है और एक आपको ये पढ़ना है, केवल और केवल ये 3 पढ़ने हैं, है ना। बाकी से आपको कोई मतलब है नहीं फिलहाल तो, है ना। ये 3 पढ़ने। तो सवालों के जो प्रकार आपकी एनसीईआरटी में दे रखे वो 3 दे रखे। मैं इसको मिटा देता हूं, नॉलेज के लिए बता रहा था भाई, अब आप ध्यान ही नहीं आया यार। तो सवालों 3 प्रकार के होते हैं। सवाल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है क्लोरोफाइसी, आपकी एनसीईआरटी में क्लोरोफाइसी। दूसरा है वो रोडोफाइसी
और तीसरा है वो फियोफाइसी। लाला इनते अपन लाल शैवाल कह रहे हैं, इनते हम लाल शैवाल कह रहे हैं। लाला इनते हम कह रहे हैं हरे शैवाल, इनते अपन हरे शैवाल कह रहे हैं। लाला इनते अपन कह रहे हैं भूरे शैवाल। एक एक के बारे में हम इन डिटेल में एक एक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। डिटेल में एक एक के बारे में पढ़ेंगे, पर वो पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट क्लास होगी जब, कल पढ़ेंगे। हालांकि छोटे छोटे से जनरल दे रखे हैं, फियोफाइसी और ये दे रखे हैं आपके, है ना, ये 3 दे रखे हैं। हालांकि 12 आप ध्यान रखना कि डॉक्टर EF से 1935 में इन्होंने 12 वर्गों में ऐसे ऐसे मैंने जो कहानी बताई थी वो सिस्टम हुआ था, और ये पूरा मामला आपको पता चल ही गया है क्या क्या हिसाब से हुआ था। इतनी सी बात डन कर लो, नेक्स्ट क्लास कल होगी, जरूर होगी, मजा आएगा, तगड़ा मजा आएगा, ठीक है जी।